प्लीज सब अपना माइक बंद कर लीजिए, जिनके जिनके माइक ऑन है। और आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। यस सर। हेलो, कोई अपना माइक ऑन करके बोल सकता है? आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर, क्लियर है आवाज। आप नहीं सुन रहे हम लोग को? आवाज क्लियर है सर। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही है, एक बार कोई रिस्पॉन्स कर सकता है? यस सर। हेलो, हेलो सर, हमको आपकी आवाज आ रही है। अब मैंने चेंज किया सेटिंग्स में, तो आप कोई रिस्पॉन्स कर रहे थे कि आवाज आ रही थी? हेलो हाँ हाँ, सर, आवाज। सुन पा हाँ ओके सर। सॉरी सबको कि थोड़ा लेट हो गया है ज्वाइनिंग में, सेटिंग्स में प्रॉब्लम था। लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो खैर फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे इग्निशिया अमारा। मैं बहुत ही जूनियर हूँ, जितना मैंने कि सर लोग को देखा है इग्निशिया पढ़ाते हुए, जितना सुने हैं
ये सारा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा है, यहाँ पर मैं पढ़ाने आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग एज अ जनरल डिस्कशन है, जो सारे मेरे यहाँ जूनियर से, सारे सीनियर से, जो कलीग्स है, साथी है मेरे, उन सब के साथ ये शेयरिंग है। और ये मेरा अपना रिफाइन है कि मैं क्या समझा हूँ और मैं क्या बता पा रहा हूँ। ये दरअसल मैं जो अभी बताऊंगा इग्निशिया अमारा के बारे, या जो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी साथ में हम लोग शेयर करेंगे, ये सारा समझ लिए कॉपी पेस्ट है। ये कॉपी पेस्ट है मेरे टीचर्स के, जिनसे मैंने सुना है, जिनको मैंने देखा है ऐसा प्रिस्क्रिप्शन करते हुए। और मेरे टीचर LM खान सर के, पंकज अग्रवाल सर, प्रदीप गुप्ता सर, और राशिद अख्तर सर, शोएब आलम खान सर, मेरे बड़े भाई माविया खान, मेरी सिस्टर मारिया फीफा, और मेरे टीचर डॉक्टर गोविंद गुप्ता सर। आज मैं BHMS मेरा कंप्लीट हुआ है, अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो इसमें मेरे फादर का जितना हाथ है उतना ही हाथ मेरे टीचर, मेरे बड़े भैया डॉक्टर गोविंद गुप्ता सर का है। उन्हीं के मेहनत तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद BHMS कंप्लीट पास आउट मेरा होना मुश्किल होता। उन्होंने जितना पढ़ाया, जितना मेरे पीछे मेहनत किया है, तो उन सब का एक मर्ज बना के मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ। और कुछ वीडियो है जो मैं उससे के जरिए आपको इग्निशिया समझाने की कोशिश करूंगा कि इजी हो जाए, कि हम लोग इस पढ़ते हम लोग सब लोग हैं, लेकिन उस चीज को एग्जैक्ट पेशेंट में समझना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और मेरे ये क्लासेस का या मेरा इंस्टाग्राम सेशन का या जो भी मेरा ये डिस्कशन रहता है या पापा का, हम लोग का सिर्फ एक ही मोटो रहता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस बेसिस पे, कि हमारा इस वक्त ये मेडिसिन जो हम पढ़े तो हम वो प्रैक्टिस कर सके। हम सारा दुनिया दिखा के कि ये है, ऐसा है, वैसा है, हवा में एक रेयर सिम्टम है, एक रेयर ये है, एक रेयर वैसा है, ऐसा दिखा के कि अपने आप को वाह 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 क्या सर पढ़ाए, सर पढ़ाए, वैसा कुछ नहीं। जो प्रैक्टिकल जो पेशेंट में आपको देखने को मिलता है, वो चीज आपके दिमाग में इतना डाल दूं कि वो कभी आए तो आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये इग्निशिया हमारा है, ये इग्निशिया। बस इतना ही मोटो है कि मैं बहुत रेयर सिम्टम है, बहुत ऐसा कुछ अजूबा चीज जो नहीं दिखता है, जो नहीं मिलता है, जो प्रैक्टिकल बेसिस में पढ़ाने के लिए ठीक है, वाहवाही के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ क्या सर ने बताया था, क्या सिम्टम बताया था, ये था, जो मिलता नहीं है कभी। तो वैसी चीज बता के कुछ फायदा नहीं है। जो और इग्निशिया जहां पर हम लोग कमी हो जाता है, जहां कम हो जाते हैं, जहां पर इग्निशिया को पकड़ नहीं पाते हैं, वो चीज मैं कोशिश करूंगा जो पेशेंट में हम लोग छूट जाती है जो चीज, वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और प्लीज ये सब जो लाइनिंग जो कर रहे हैं वो सब डिस्टर्ब मत करिए क्लास के बीच में। जैसे कि बहुत से किताब, जैसे कि मेरे फादर कहते हैं कि वो सिम्टम बताओ जो टेस्टेड हो और ट्रस्टेड हो। टेस्टेड और ट्रस्टेड के डेफिनेशन ये होगा कि जो प्रूविंग में जो सिम्टम आया हो और जिसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो ऑन द क्लिनिकल बेसिस पे। जैसे कि आप बहुत से जैसे कि बहुत से आप अगर बुक पढ़ेंगे, जितना ज्यादा मटेरिया मेडिका का बुक पढ़ेंगे, उसमें कुछ कुछ सिम्टम आपको इतना कॉमन मिलेगा कि जैसे कि हम कहते हैं, जैसे पल्साटीला को हम लोग कहते हैं चेंजेबिलिटी, थर्स्टलेसनेस। ये आप जितनी बुक आप पढ़िएगा मटेरिया मेडिका के, चाहे जितने बड़े राइटर का पढ़ लीजिए, चाहे ऊपर से नीचे हनीमैन से लेके LM खान सर की किताब तक आप पढ़ लीजिए, सारे में आपको वो इंपॉर्टेंस दिखेगा थर्स्टलेसनेस का। तो वैसे ही कुछ सिम्टम जो इंपॉर्टेंट है, जो हर किताब में आप ढूंढने जाइएगा तो आपको वो दिखेगा, वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका एविडेंस इतना स्ट्रांग है, वो इतना बार क्लिनिकली में आ चुका है और सारे लोग ने वो प्रिस्क्राइब करके वो रिजल्ट उस पर पाया है। तो वैसे ही आप डनहम की बुक अगर पढ़ेंगे, उसमें कहता है कि हिस्टेरिक पर्सन जो होता है, हिस्टीरिया जो होता है, वो
कोई ऐसी रेमेडी एंड ऑफ ऑल आर रेमेडीज, जितना रेमेडी है, जितनी मेडिसिन है, जो अब तक आपने पाया है, जितनी मेडिसिन, इग्नेशिया, पल्साटिला, जितना भी आप लाइकोपोडियम, जितना मेडिसिन है, आप सबको जोड़ लीजिए, वो सब none so completely correspond to hysteria and so often cure, यहाँ क्योर का वर्ड लिखता है। एक एक देखिए, अब बड़े राइटर को पढ़ने का भी एक तरीका होता है ब्यूटी, वो जो अपनी किताब में जो वर्ड लिखते हैं, तो वो एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस कितना रहता है। अभी के लोग जो होते हैं कि किताब लिख देते, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते, वो नहीं। लेकिन जितने नामी टीचर्स हैं, जितने जिन्होंने किताब लिखा है, चाहे एलेंस की नोट हो गया, चाहे डनहम की किताब हो गई, चाहे ऐसे हैनेमन्स की प्योरा हो गया, मटेरिया एक क्रॉनिक डिजीज हो गया, उन्होंने एक एक वर्ड को इंपॉर्टेंस दिया। तो यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं किया कि हाँ पैलिएशन वाली बात कि हाँ ठीक ठाक हो जाता है, या इन्होंने क्योर का वर्ड दिया। कोई भी मेडिसिन ऐसा क्योर हिस्टीरिया अगर आपको मिल जाता है, हिस्टेरिकल सिम्टम मिल जाता है, हिस्टेरिकल प्रॉब्लम अगर मिलता है, तो सारी रेमेडी को आप खत्म कर दो, हटा दो, सबको भूल जाओ, सबको छोड़ दो, इग्नेशिया को छोड़ दो, वही क्योर कर सकता है, इग्नेशिया। और हिस्टीरिया क्या है, तो आप अगर हिस्टीरिया के डेफिनेशन में अगर जाएंगे, तो हिस्टेरिकल क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टर, जिसको हम साइकोसोमैटिक कंडीशन भी इंसान का बोलते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड जो आता है, स्पेशली अगर आप देखा जाएगा, तो मैं इसका एक एक चीज डिफाइन करने का कोशिश करूंगा, अभी नहीं, इसको बाद से आगे पीछे ऐसे जोड़ के, क्योंकि ये 1 महीना कंटिन्यू क्लास चलेगा, तो मैं बहुत तरह से इसको कोशिश करूंगा मर्ज करने का। एक पार्ट ये दिखा के उसके बाद फिर मैं दूसरे बुक से दिखाऊंगा कि दूसरे बुक वाले क्या बोलते हैं इस हिस्टीरिया के बारे में। और स्पेशली द सिम्टम विच इज पैथोलॉजिकली आपके पास नहीं आता है, अब वो प्रोड्यूस करता है सिम्टम। आइदर आप जैसे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कंडीशन में जब होता है, ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्पेशली आप देखिएगा, और बहुत ज्यादा जो चीखता है, बहुत ज्यादा जो चिल्लाता है, अचानक फेंट हो जाना, कोई भी मेंटल स्ट्रेस के बाद, ये सब हिस्टेरिक जो सिम्टम्स आते हैं। और जैसे कि आप, मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा बाद में आपको, अभी नहीं। और तो वैसे सिम्टम के बेसिस पे, जिसमें कि पैथोलॉजिकली कुछ नहीं आता है, लेकिन सारा कंडीशन रहता, अनकॉन्शियस हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, मुंह से ग्लाउच निकलेगा, और ब्रीदिंग डिस्ट्रेस होगा, ऐसा लगेगा खाना थ्रोट में फंसा हुआ है, कुछ खाने को बन रहा नहीं है, बेहोश हो जा रहा है, सारा चीज पैथोलॉजिकली कुछ नहीं। क्या है ये जो सिम्टम होता है, ये साइकोलॉजिकली कन्वर्ट। आप जितना भी अगर एंजाइटी और स्ट्रेस का आप गूगल में जाके सर्च कर लिए, जितना सिम्टम मिलेगा आप सारा इग्निशिया से रिलेटेड करिए। तो पहले के जमाने के आदमी लोग ऐसे टेंडेंसी, ऐसे मिजाज, ऐसे कैरेक्टर वाले इंसान को हिस्टेरिकल इंसान कहते थे। तो अकॉर्डिंग टू डनहम ये कहते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन है, हिस्ट्रिकल बात आ रही है, तो सारा मेडिसिन को छोड़ दो, इग्निशिया को वही क्योर कर सकता है। वो तो कह रहे कि साफ ऑल रेमेडीज, जितनी रेमेडीज है, कोई वैसा वर्क नहीं करेगा जैसा इग्निशिया करेगा हिस्टेरिकल कंडीशन। इसको फिर मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में फिर दिखाऊंगा, उसको कंपैरिजन करके फिर आपका विजन एक खुलेगा। और हिस्टेरिकल टेम्परामेंट में आपको क्रोकस, जेल्सीमियम, इग्निशिया, और ये एलएम खान सर ने इतना अच्छा इसको
कंपैरिजन है, इसको इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग समझाए थे। और मैं पापा को आज कहा हूँ कि हिस्टेरिकली के ऊपर आप बोलिएगा 15 मिनट, जो सर का इसके साथ सेशन है। और दूसरा ये चीज आता है, डनहम की किताब में अगर आप पढ़िएगा तो उसमें डॉक्टर वुम्स जो थे वो कहते थे इग्निशिया के बारे में। जैसे कि हम लोग बहुत सा किसी को बोलते हैं किसी एक इंसान को पहचानने के लिए उसका एक चीज बताओ, क्या है उसकी खूबसूरती, वो कैसा दिखेगा, वो कैसा होगा। जैसे हम लोग एक इंसान को इंडिकेट करते हैं, अरे वो एक इंसान आ रहा था ना नाटा सा, वो एक इंसान आ रहा था लंबा सा, वो एक इंसान आ रहा था गोरा सा, वो एक इंसान आ रहा था काला सा, वो एक इंसान आ रहा था खड़े नाक का, वो इंसान आ रहा था जिसके चेहरा। तो वैसे ही डॉक्टर गुम्स ने कैरेक्टराइज किया इग्नेशिया को। देखिए, हम लोग सारे लोग इग्नेशिया के मतलब समझते हैं कि ग्रीफ इग्नेशिया, दुख हुआ इग्नेशिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम लोग ऐसे जो समझते हैं कि इग्नेशिया का मेन इंपॉर्टेंट अगर हम लोग को कैरेक्टराइज करने बोला जाएगा तो हम लोग इग्नेशिया को करेंगे ग्रीफ के लिए, कि ग्रीफ है, उसका दुख है, इग्नेशिया मतलब दुख। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर वुम्स और डनहम अपनी किताब में वो लैंग्वेज में लिखते हैं जो लैंग्वेज में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर होल कैरेक्टरिस्टिक, अगर इग्नेशिया को एज अ होल अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम 2 वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उनका वर्डिंग क्या था वो अपने जर्मन लैंग्वेज में लिखे थे, इनगेनगेन गेस्टिजेटी निबेन बिशॉसडेंगन। इसका मतलब हुआ कॉन्ट्राडिक्शन। पूरे इग्नेशिया को उन्होंने सिर्फ एक वर्ड में, उनके अकॉर्डिंग तो ये 2 वर्ड लेकिन एक वर्ड में उन्होंने इग्नेशिया को पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि मेरे लिए इग्नेशिया होल कैरेक्टर और अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसका कॉन्ट्रडिक्शन। जब तक कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन नहीं है, जब तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तब तक उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग इग्नेशिया नहीं है। उन्होंने इग्नेशिया को एज अ होल कैरेक्टराइज और इग्नेशिया को खड़ा उसी बेसिस पे किया। इग्नेशिया मेरे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रडिक्शन। मैं केस बताऊंगा आपको, सर का केस है। होम्योपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका ये केस है। और एक सेकंड और एक केस बोलूंगा होम्योपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर का केस है। उनको, वो बहुत बड़े टीचर लोग से पढ़ते थे, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर पीसी दास वगैरह, ये इन लोग से उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की क्लास की और उनके टीचर थे, उनसे पढ़ते थे इन लोग की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। इसलिए उन लोग का फोकस ये ज्यादा रहता था ताकि हम एक चेंजेबिलिटी दिखा पाए कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ये डिजीज का सिम्टम है, ये होम्योपैथिक सिम्टम है कि जिसको हम करस्पॉन्ड कर सके। तो उन लोग उस वक्त बड़े बड़े टीचर लोग भी थे। तो उनको बहुत सीवियर डायरिया हो रहा था, बहुत सीवियर डायरिया। ये मतलब कि ग्लूकोज चढ़ रहा है, सारा कुछ ऐसा वैसा, डायरिया रुक रहा नहीं है सारा। तो उन्होंने अपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के जो टीचर थे उनसे दास वगैरह, तो उनसे पूछा कि सर ऐसा वैसा, तो ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, ऐसा वैसा। ब्लड टेस्ट हुआ, स्टूल टेस्ट हुआ, आरई हुआ, कल्चर हुआ, एमी हुआ, सारा टेस्ट, स्टूल क्लियर, कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं आया ऐसा। ब्लड रिपोर्ट सारा नॉर्मल आया सारा। और जिस जिस रीजन से डायरिया हो सकता था वो सारा, क्योंकि एलोपैथिक ऑन द बेसिस ऑफ द खाली पैथोलॉजिकल, उनको पैथोलॉजी टेस्ट करा के उनके पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, वो बोलेगा जाओ भाई अपना समझो। तो उन्होंने भी ऐसे किया कि सारा ये चीज ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा रिपोर्ट तो नॉर्मल है, अब तुम इस डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम, इतना सीवियर डायरिया 3-4 दिन से मेरा चल रहा है, वो कंटिन्यूएशन मेरा खाना डाइट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद भी डायरिया में कोई ऐसी चेंजेस नहीं आ रही है, सारा मेरा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट सारा सही है, तो किस बेसिस पे ये हो रहा। उन्होंने इग्नेशिया लिया और
विद इन 1 डे उनका डायरिया रुक गया, नॉर्मल हो। द ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन कि जहां मेरा कोई इन्फेक्शन मुझे स्कूल में, मोस्टली डायरिया जो होता है सारा स्कूल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इधर कहीं भी पेट में इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, किसी रीजन से भी, मोस्टली डायरिया इस रीजन से पाया जाता है, किडनी के फेलियर में उसमें पाया जाता है, बहुत से ऐसे रीजन। तो सारा पैथोलॉजिकली जब रिपोर्ट मेरा सही था तो इसमें क्यों हो रहा था? तो ये जो द ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन कि मेरा सारा चीज पैथोलॉजिकल, हर चीज मेरे ठीक होने के बाद भी इतना सीवियर डायरिया चल रहा, ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो गई, ऑपोजिट एकदम की, मतलब अनथॉटेबल किया, जहां आप सोच नहीं सकते, जहां इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, चेंजेबिलिटी वाली बात जो रहती है। जैसे लोग बोलते हैं पल्सर को चेंजेबिलिटी, पल्सर से स्ट्रॉन्ग चेंजेबिलिटी रहता है इग्नेशिया के अंदर। आप इग्नेशिया में एक सिम्टम देखेंगे, मूडी, बोल्ड में लिखा हुआ है एलेंस की नोट में, मूडी। सोचिए कि इग्नेशिया में मूडी है, इग्नेशिया में कॉन्ट्राडिक्शन है, इग्नेशिया में हिस्टेरिकल है, ये सारा चीज। और पल्सर में क्या है? खाली चेंजेबिलिटी, चेंज हो रहा, चेंज एक जगह वहां लिखा दिया सारा कैरेक्टर, इसको कितनी जगह डिस्क्राइब किया, हर चीज उसका ऐसा ऑपोजिट होगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा कि थ्रोट में, डिग्लूटेशन में, खाने में तकलीफ होगा, लेकिन उसको खाएगा तो आराम मिलेगा। जो चीज जैसे कि एम्प्टी स्टमक खाने से बेहतर होता है, उसको खाली पेट रहने से बेहतर होगा। तो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम रहेगा, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम रहेगा। कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन इंसान को जब कोई दुख होता है, तकलीफ होता है, परेशानी होता है, तो कोई उससे प्यार, मोहब्बत, कंसोल करके बात करता है तो वो उसको पसंद करता है। लेकिन इग्निशिया उसका ऑपोजिट रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी मेडिसिन है। और डॉक्टर वोम्स ने डनहम की किताब में स्ट्रांगली लिख दिया है, और एलएम खान सर बोलते हैं कि अगर इग्निशिया को समझना है तो डनहम की किताब पढ़ो और सिर्फ ये लाइन पढ़ो, डॉक्टर वोम्स का खाली कोटेशन पढ़ो कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सिर्फ इग्निशिया को एक बात पे कंसीडर कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन। इग्निशिया मतलब आपके लाइफ में ग्रीफ छोड़ के पहले कॉन्ट्राडिक्शन आना चाहिए। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तभी इग्निशिया है। तो यहां पर एज अ होल कैरेक्टर इग्निशिया को डिस्क्राइब किया है इन्होंने डॉक्टर वुम से, कॉन्ट्राडिक्शन सारा चीज। अब ग्रीफ का भी डीप में अगर इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे सारा चेंजेबिलिटी, इसका चेंजेस, तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। तो ऑन दिस बेसिस ऐसी पापा की बहुत से ऐसे केसेस जो ठीक हुए कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम से। सब कुछ मिल रहा है, सारा पैथोलॉजी कहाँ का है, पेन कहाँ पे हो रहा है। गॉल ब्लैडर के स्टोन है, पेन होना चाहिए गॉल ब्लैडर के नीचे, हो रहा है इनको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम, इग्नेशिया दी, इग्नेशिया से स्टोन ठीक हुआ। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ इग्नेशिया अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वुम। द होल कैरेक्टर अगर हम डिस्क्राइब करते हैं इग्नेशिया को, तो कॉन्ट्राडिक्शन किससे। और मैं इस पे कॉन्ट्राडिक्शन पे नहीं, एक छोटा सा क्लिप है, मैं वो आपको दिखाऊंगा, और आपको अफोरिज्म कि हम लोग को उसमें आपको इग्नेशिया भी दिखेगा, और वो अफोरिज्म का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है कि वो इग्नेशिया ही का ये बात हो, लेकिन वो कोई भी मेडिसिन में जहाँ चेंजेस आता है, कहाँ से हमको इम्पोर्टेंस देना है मेडिसिन को, कि प्रिस्क्राइबिंग कहाँ से करना है, शुरुआत कहाँ से करना है, यहाँ पे हम लोग का फेलियर होता है। और ये वीडियो इतना अच्छा है कि उसको पूरा एक्सप्लेनेशन है ये प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट का, कि हमको कहाँ पे पिक करना है, उठाना है। एक आपके पास प्रिस्क्राइबिंग जब आप करते हैं तो ये सिम्टम, ये जनरलिटीज, ये माइंड, ये पास्ट हिस्ट्री, ये फैमिली हिस्ट्री, सारा चीज बना लिया, उसमें से एक उठाना पड़ता है कि यहां से ये चेंजेस आया है, यहीं पे प्रिस्क्रिप्शन। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन होता है तो उसको कोई भी
रोक नहीं सकता उस इंसान को ठीक होने के, अगर वहां उस बेसिस पे अगर प्रिस्क्रिप्शन हो गया। और ये इतना अच्छा कि मैं जब ये वीडियो देखता हूँ मुझे वही याद आता है। और पहले वीडियो दिखाएंगे, सब बहुत से लोग यहाँ पर जो होंगे वो देखे ही होंगे वीडियो। वो मूवी का है, जब वी मेट का है, जो वो बहुत फेमस सॉन्ग भी है। और गाना इसको बंद कर, देखिए यहाँ हैप्पीनेस इसका देखिए। और ये जो फिल्म देखे होंगे उन लोग के लिए और क्लियर हो गया होगा, जो देखते होंगे उन लोग के लिए बहुत ही आसान होगा कि इतना खुश, इतना हैप्पी, इतना इंजॉयबल जीने वाली लड़की, हर खुश, किसी का परवाह नहीं, किसी के लिए कोई ये नहीं। और उसके बाद अगर आप अफोरिज्म 6 अगर पढ़ेंगे तो उसमें हेनेमन लिखते हैं, टेक नोट नथिंग एक्सेप्ट द चेंज ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। अगर इंसान का प्रिस्क्रिप्शन वही, कुछ मत लिखो पूरा, हम लोग केस टेकिंग में सारा कहानी पढ़ लेते हैं, उसका जीवन का दास्तान सब कुछ, लेकिन वही नहीं लिख पाते हैं कि कहां से उसकी लाइफ में चेंजेस आया है। हेनेमन कहते हैं कि जितना लिखो सब बकवास है, कुछ मत लिखो, सिर्फ वहीं से लिखो जहां से उसके अंदर चेंजेस आया है। टेक नथिंग, नथिंग अपने केस टेकिंग में कुछ नहीं लिखो, नथिंग, कुछ हमको जरूरत नहीं लिखने का, एक्सेप्ट चेंज एंड द बॉडी ऑफ द माइंड। और ये देखे वो फेज उसका देखे, हैप्पीनेस, खुशी, जिंदगी, इंजॉयबल लाइफ, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ क्लियर कट उनके लाइफ में चल रहा है। कहां से उनके अंदर लाइफ में चेंजेस आया? एट दिस मोमेंट में उनके लाइफ में क्या चेंजेस आया? डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। वो सारा खुशी, अपना जिंदगी का सपना, सारा चीज वो बना के अपना लाइफ में आगे बढ़ी, सब कुछ छोड़ के। अब इसके बाद से उसका वो चेहरा का एक्सप्रेशन, जब वो वहां से दौड़ के निकली थी, और ये चेहरा का एक्सप्रेशन, यही जो चेंजेस है, इसी में अगर हमको और सारा सिम्टम, अगर हम ये नहीं कह रहे कि ये देखा आपने इग्नेशिया दे दिया, ये देखा, यहां से आपको पिक करना है, द पिकिंग सिम्टम ऑफ फॉर द प्रिस्क्राइबिंग, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हेनेमन अफोरिज्म 6। ये चेहरा, ग्रीफ, दुख, क्राई, आंसू, ये सारा चीज इग्नेशिया को इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है। इग्नेशिया के लिए इतना ग्रीफ, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ, मेंटली एंड फिजिकली, मतलब एक इंसान का पहचान पूरा बदल देता। जो लड़की हमेशा खुश रहती थी, जो एंजॉय करती थी लाइफ, उसके बाद से उसके सारी जिंदगी में सिर्फ दुख आने लगे। उसको अब कोई पार्ट अच्छा नहीं लगता है। वो काम कर रही है, वो अर्न कर रही है, वो पढ़ा रही है, वो सब कुछ कर रही है, कुछ नहीं, हर चीज अपना लाइफ को भूल जाना। और एसिड फॉल्स भी है। एसिड फॉल्स का तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी अकॉर्डिंग टू एलएम खान सर का कहना है कि ग्रीफ, जो एसिड फॉल्स की जो ग्रीफ होती है, उसके लाइफ में ग्रीफ आने के बाद, उसके लाइफ में ग्रीफ आने के बाद सारा ख्वाहिश मर जाना, कि उसका अब कुछ अरमान नहीं रहा। पहले मैं बहुत ज्यादा कपड़ा पसंद करती थी, ऐसा कपड़ा का शौक था, महंगा कपड़ा का शौक, अब हमको पसंद ही नहीं, जो मिल जाता मैं वो पहन लेती हूँ। पहले मैं सिर्फ यही पहनती थी, अब जो मिल जाता मैं वो कर लेती, मेरा दिल से कोई अरमान ही नहीं रहा। आफ्टर दिस ग्रीफ के बाद अगर आपकी सारी सारा लाइफ का मोमेंट सब मर जाता है, दैट द सिम्पटम, द डिफरेंशिएशन बिटवीन द इग्नेशिया एंड द एसिड। जैसे कि बहुत सी किताब में जैसे कि कहते हैं कि
नेट्रम म्यूर जो है इग्नेशिया का क्रॉनिक होता है। बहुत किताब में बहुत सी बात, लेकिन जो मैं बड़े बड़े जितने टीचर हैं, मैं जितने सेमिनार में गया हूँ, जो क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जो प्रैक्टिस जिनकी अच्छी है, जिन्होंने बहुत केसेस ठीक किए, उन लोगों के मुंह से हमेशा मैं यही सुना हूं कि नेट्रम म्यूर जितना भी है बहुत अच्छा है, सब सही, लेकिन इग्नेशिया का पैरेलल ग्रीफ में कोई नहीं है। जितना क्रॉनिक बोल दे, ट्रॉनिक बोल दे, सब कुछ बोल दे, लेकिन जो इग्नेशिया ग्रीफ में काम करता है वो नेट्रम म्यूर भी वैसा काम नहीं करता। बहुत किताब में मैंने बहुत इग्नेशिया जब पढ़ रहा था, बहुत सी सब किताब में मोस्ट ऑफ द चीज यही लिखा हुआ है, लेकिन क्लिनिकल बेसिस जितना किताब है उसमें कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हुई है यहाँ की क्रॉनिक है या ऐसा है या वैसा है या ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। हाँ, पापा को भी मैंने हमेशा यही देखा कि हाँ नेट्रम म्यूर है, सही है, लेकिन इग्नेशिया जो है ग्रिफ में, जैसे कि मैंने पापा को कहा कि एक किताब में मैंने पढ़ा कि पापा इग्नेशिया बताता है कि जो सडन ग्रीफ मोमेंट होता है, जो ओरिजिन जिस वक्त हुआ, जैसे ये ओरिजिन हुआ जो मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो में, जहां से स्टार्ट हुआ, उसी वक्त ग्रीफ में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कोई बीमारी क्रिएट हुआ, वहां पर मैंने इग्नेशिया दिया तो काम करेगा। वही अगर बहुत लंबा टाइम तक अगर चला जाता है, तब आप नेट्रम म्यूर दीजिए। पापा ने कहा ऐसा नहीं, अगर ऐसा रहता तो एलेंस की नोट में कभी लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रीफ वाली बात नहीं होती। अगर ये सडन की ग्रीफ के लिए है तो ये इतना लंबा बात क्यों कहता कि हाँ लॉन्ग टर्म के इग्नेशिया। तो यहाँ चेंजेस इतना है, एसिड पॉस्टिकम, सीपिया और नेट्रम म्यूर, इग्नेशिया, ये सब का अलग अलग ग्रीफ का कैरेक्टर है, ये सब का अलग अलग नेचर है। और जैसे कि बहुत सी वीडियो है, मैं इग्नेशिया का ग्रीफ के बारे जब इसको डिफाइन करूंगा अच्छा तो आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। टिपिकल ग्रीफ इग्नेशिया का कौन सा है कि हाँ सिर्फ वो इग्नेशिया ही है और कुछ नहीं। इग्नेशिया को अपना दुख पाल के रखने में, बचा के रखने में उसको इंजॉय करता है। इंजॉय क्या मतलब, मेरे कहने का इंजॉय इन द सेंस कि इग्नेशिया जो टिपिकल इग्नेशिया होता है वो अपना दुख पालता है, रखता है, अपने आप को बचा के, दुख के अंदर ही रहेगा वो, जितना कोशिश करेगा नहीं निकल पाएगा वो दुख से। तभी तो एलन स्किनोट ने उसको कहा है लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रीफ। दुख है, रोएगा, अकेला, कभी किसी को दिखाएगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो दुख महसूस करता रहेगा। तो ये वीडियो जो है देखिए, अब ये आया जो उस वक्त उसको जो छोड़ा था वो मोमेंट, अब जो इसको देख रहा है ये मोमेंट, वो खुद शौक है कि वो लड़की क्या से क्या हो गई, कहां से उसके अंदर इतना कैसे चेंज आ गया कि उसके सामने से जो उसका दोस्त था, जो सामने से उसके गुजर रहा है, उसके आसपास घूम रहा है, उसको दिख रहा नहीं, नजर नहीं आ रहा। जो पहले हर कुछ देख लेती थी, छोटा मोटा चीज हर कुछ उसको आसपास का सब नजर आता था। तो किस तरह का डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, किस तरह का उसको ग्रीफ आया कि उसके पूरे कैरेक्टर को चेंज कर दिया। एक इंजॉयबल लड़की जो फुल ऑफ लाइफ जीने वाली, उसको क्या से क्या कंडीशन पे लाके कर दिया। और यही जो चेंज आया है, यही अगर हमको सिम्टम, अगर हम केस टेकिंग करते हैं और इसी में अगर हमको चेंजेस, सारी सिम्टम, अगर इग्नेशिया की जो कॉमन सिम्टम जो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में अगर ढूंढते हैं, अगर मिलता है तो ये सिर्फ इग्नेशिया होगा। ये सिर्फ, मैं इग्नेशिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये चेंजेस की बात मैं कर रहा हूँ, अफोरिज्म 6 की बात कर रहा हूँ। टेक नोट नथिंग एक्सेप्ट द चेंज ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। कुछ मत लो, वहां से लो जहां से उसका चेंज आए, वही तुम्हारे लिए प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट है, वही तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। यही चीज सब कुछ था। यहां से इसको ग्रीफ छोड़ के अगर यही इंसल्ट वाली बात अगर आ जाती है कि हमको बेइज्जती का एहसास हुआ,
हम बेइज्जत हुए, हमको इंसल्ट फीलिंग हुआ, तो वो वहां पर चेंज हो जाएगा स्ट्रेस एरिया में। और यही सब मूवमेंट हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ छोड़ देते हैं। अरे माइंड में तो ये मिल गया, जनरल डिटीज में ये मिल गया, फैमिली हिस्ट्री में ये मिल गया, पास्ट हिस्ट्री में ये मिल गया, प्रेजेंट कंप्लेन ये हुआ, चलो देखो आहनेमन ऑर्गेनन। जो लोग कहते हैं कि सर मटेरिया तो पढ़ते हैं हम लोग, बहुत लोग हैं, मेरे बहुत से जूनियर है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ऑर्गेनन कुछ नहीं, ऑर्गेनन सिर्फ एलोपैथिक का बुराई है, होम्योपैथिक का तारीफ है, और कुछ ऐसा यूज को प्रिस्क्रिप्शन। ये ऑर्गेनन ये सिखाता है, ऑर्गेनन ये समझाता है हमको कि तुम्हारा ठीक है, तुम मेडिसिन तो चुन ली, कहाँ चुनोगे, कैसे चुनोगे, क्या दोगे, क्यों दोगे, रीजनेबल होना चाहिए। अंदाजा देख के सोच के प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे हम। मेरा रीजन फुल प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जो हमेशा सर कहते हैं, एलन सर का हमेशा कि हम ये दिया क्यों दिया। चलो हम अगर सिंगल सिम्टम के बेसिस पे अभी अगर देते हैं, लोग कहते हैं सिंगल सिम्टम, सिंगल सिम्टम, अरे भाई आपके लिए देखने में वो सिंगल सिम्टम है। ये इग्नेशिया अगर इस सिम्टम पे अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए इनफ है इग्नेशिया प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए। ये आपको दिख रहा है एक सिंगल सिम्टम कि हाँ ग्रीफ है, दुख है, इस पे दे दो जितना भी, ठीक है, एसिड फोर्स है, नाइट्रोम्यूर है, सारा चीज ये सब क्रॉनिक है, इसका इग्नेशिया का पैरेलल कोई भी नहीं है ग्रीफ में, कोई भी मेडिसिन जो इग्नेशिया का है। जैसे कि मैंने इससे पहले एक क्लास लिया था एसिटिक एसिड का, और उसमें मैंने एक बार बताया था नाइट्रोम्यूर के बारे कि बहुत ईटिंग वेल या किस सिम्टम पे मैंने बताया था नाइट्रोम्यूर का इंपॉर्टेंस। हाँ, लॉसिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग वेल, बहुत सारी मेडिसिन थी, सनिकुला थी, ट्यूबरक्यूलिन, अब्रोटेनम, ये सारा चीज था जब अब्रोटेनम मैंने पढ़ाया था उसमें। लेकिन नाइट्रोम्यूर, क्योंकि मैंने अपने टीचर को एलन खान सर को नाइट्रोम्यूर प्रिस्क्राइब करते हुए देखा, अगर ये सिम्टम मिल जाता था लॉसिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग वेल, जो एक टीचर का इम्प्रिक जो चलता चला आ रहा है। उन्होंने किसको देखा, ज्ञान मुजुमदार सर को। एक पेशेंट आया ज्ञान मुजुमदार सर के पास, ठीक है, उन्होंने आया, कहा सारा सिम्टम था, जो भी था लेना था, ऐसा वैसा सारा चीज लिया गया। तो उसके बाद बोला कि खाना, तो मुजुमदार सर ने पूछा कि खाना क्या खाते, ज्यादा नहीं खाते, खाना मेरा बहुत कम है, पतला दुबला था, ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा हेल्दी इंसान नहीं था, दुबला पतला। तो बोले खाना हम बहुत कम खाते, खाना ज्यादा नहीं खाते, रात में 3-4 रोटी खाते और इतना चावल खाते, उसके बाद से थोड़ा फ्रूट खाते और ये खाते और वो खाते। 4 रोटी, एक पतला दुबला इंसान 4 रोटी खा रहा, ऊपर से उसके बाद भी राइस खा रहा, उसके बाद भी फ्रूट खा रहा, सारा चीज बोला मैं कुछ नहीं खाता हूँ। और मुजुमदार सर ने एलम खान सर को देखा और कहा ये देखे बेचारा कुछ नहीं खाता है, वो कितना कमजोर हो गया, खाना वो कहाँ बेचारा खा पाता है, उसको नाइट्रोम्यूर दो। वो उन्होंने अब्रोटेनम, ट्यूबरकुलिनम, सेनिकुला ये सब नहीं, नाइट्रोम्यूर सीधा, सिर्फ ये सिम्टम सुना, लॉसिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग वेल, उन्होंने नाइट्रोम्यूर दे दिया। तो एक इम्प्रिक यही क्लासिकल प्रिस्क्राइबर का ये होता है कि हम उस पे जज करते हैं, अरे सर आप सिंगल सिम्टम पे क्यों दिए, पापा ने ये सवाल नहीं किया, उसका रिजल्ट देखा, उन्होंने अपने कितने टीचर को दिखा होगा, उन्होंने कितना किताब पढ़ा होगा, उन्होंने किस लेवल पे जा जाके, वो जब लंदन में MRCP कर रहे थे, जब उसका एग्जाम दिए थे, तो उनके उंगली में लिखते लिखते उंगली में स्वेलिंग हो गया था। उनके फादर कहे कि आप एक काम करो, लंदन में हो, क्लार्क के पास चले जाओ, वहां पे जाके उनसे मेडिसिन ले लो। डबल FRCS MRCP करने वाला इंसान जो होम्योपैथिक में कन्वर्ट हुआ, जिसके फादर ग्रैंडफादर सब होम्योपैथ डॉक्टर, सब क्लासिकल प्रिस्क्राइबर, उनसे हम जज करें, उनको हम बोले कि आप नाइट्रोम्यूर क्यों दिया, अब्रोटेनम और ये सब क्यों नहीं दिए, उन्होंने रिजल्ट करके दिखा। तो वैसे ही द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोम्यूर ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस सिम्टम, वैसे ही द ग्रीफ का इंपॉर्टेंस जो इग्नेशिया का है वो किसी का नहीं है, क्योंकि पापा ने अपने गुरु को और मैंने भी अपने पापा को ग्रीफ के में जितना इंपॉर्टेंस
इग्नेशिया को देते हुए देख, हाँ सिम्टम है नेट्रम्यूर का, बिल्कुल देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंस ग्रीफ का जहां पर जितना स्ट्रॉन्ग इग्नेशिया का हो जाता है, लोग कहते हैं कि क्रॉनिक नेट्रम्यूर है ये वो, इग्नेशिया इग्नेशिया है। और इसी चीज का और भी वीडियो है बहुत सारा, मैं कलेक्ट करके रखा हूँ, सारा दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा, और सबका रेफरेंस दे देके, ऐसा नहीं कि बोल दिया अपने मन से, कुछ भी नहीं, बिना रेफरेंस का बिना देखे बात नहीं करता हूं मैं। और जैसे कि एक मैं वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा सर जॉन वायर जो थे वो बताए थे उस चीज का इम्पोर्टेंस, इग्नेशिया उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। वो कहते हैं कि मैंने डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव के ऊपर 15-20 रॉयल फैमिली की लेडी को मैंने ठीक किया, द ओनली वन सिंगल रेमेडी इग्नेशिया, सर जॉन वायर का कहना। और मैं वो वीडियो दिखाऊंगा, वो फिल्म के बारे में बताऊंगा, सारा क्लिप दिखाऊंगा कि कहां कहां एक एक पल, एक एक मूवमेंट, एक एक मोशन में उसका मैं इग्नेशिया दिखाऊंगा आपको, एक एक सिम्टम पे कि कहां कहां वो इग्नेशिया है। तो ये 3 सिम्टम जो आज हम लोग देखे, और बहुत सा ऐसा, ये सारा सिम्टम सब प्रिस्क्राइबिंग बेसिस पे, सब क्लिनिकली टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, जो प्रूविंग में भी आया है, जो प्रूविंग में हर किताब में, हर बड़े किताब में, हर बड़े टीचर की किताब में, चाहे वो आप डनहम की किताब ले लो, चाहे एलेंस की नोट ले लो, चाहे मटेरिया मेडिका प्योरा ले लो, जितनी आप बड़ी बुक ले लो, जितना भी आप बुक ले लो, ये सिम्टम आपको हर जगह मिलेगा, सब स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे मिलेगा। डनहम अपनी किताब में कह रहे हैं कि हिस्टेरिकल अगर कोई कंडीशन का अगर पेशेंट है, तो हम इग्नेशिया के सिवा जितना रेमेडी आ जाए क्योर नहीं कर सकता जो इग्नेशिया क्योर करेगा। डॉक्टर वुम्स कहते हैं कि अगर इग्नेशिया को पूरा कैरेक्टराइज करना होगा तो हम एक सिंगल सिम्टम पे करेंगे, अगर डिस्क्राइब अगर किसी इस ड्रग को, इग्नेशिया को, तो कॉन्ट्राडिक्शन को मैं करूंगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। जितने बड़े बुक में कहा है कि इग्नेशिया फॉर द शॉर्ट टर्म ऑफ ग्रीफ, लेकिन एलेंस की नोट बड़े कितने बुक है, अच्छे अच्छे बुक अगर आप पढ़िएगा तो उसमें सारा ये लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड, लंबा दौरान से उसका दुख जो चलता चला आ रहा है वो खत्म नहीं हो, तो इसी को दुख को रख के जीना, इग्नेशिया का इतना ब्यूटीफुल उसका पहलू है, कैसे उस दुख को समेटता है अपना, और उसी के बाद, और ये मैंने अफोरिज्म 6 का आपको डेफिनेशन दे दिया, टेक नोट नथिंग एक्सेप्ट द चेंज ऑफ द बॉडी एंड बीइंग। इग्नेशिया हमेशा वहीं से आपको मिलेगा। कोई भी इंसान कोई ऐसा नहीं होता कि शुरू से जो दुख लेता ही वह बड़ा होता है, पलता है, बढ़ता है, उसकी लाइफ में एक फेज आता है, एक चेंज आता है। इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, सारा चीज का धोखा, दुख, इफेक्ट यहीं से होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, भरोसा जब टूटता है तो इंसान की जिंदगी में दुख ही आता है। इसीलिए, और दुख, भरोसा, एक्सपेक्टेशन कहाँ टूटता है? जहां इंसान को मोहब्बत, प्यार होता है, वहीं से मिलता है, चाहे इधर किसी से भी हो, बाप से हो, माँ से हो, भाई से हो, बहन से हो, दोस्त से हो, किसी से भी हो सकता है। वो एट अ मूवमेंट में वहां से जो चेंज आएगा, जो चेंजेस हुआ, वही कॉन्ट्राडिक्शन का। जैसे कि मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे एक जानने वाले थे, और कॉन्ट्राडिक्शन, वो मैयत में जाता था, किसी के मौत में जाता था, दुख में है, रो रहा है कि हाँ ये मर गया, अचानक कोई बात सोच के हंसने लगा। तो आप इसमें अगर जाइएगा रेपर्टरी में भी, सिंथेसिस रेपर्टरी में भी अगर आप देखिएगा, तो उसमें भी ऑकवर्ड, ये सब जो होता है ऑकवर्ड मूवमेंट होता है, उसमें भी आप देखिएगा तो इग्नेशिया सेकंड नंबर पे ग्रेड में है, इटैलिक में है। खैर रेपर्टरी तो मैं उतना देखता नहीं हूँ, ये नहीं करता हूँ, लेकिन स्टिल कहीं कहीं रेपर्टरी सही हो जाता है, कोई कोई चीज को वहां डाल देता है। जैसे कि मैं आपको जब बताऊंगा
टबैको का एग्रीवेशन, पिटीरिया मेडिका में इतना स्ट्रॉन्ग साइकोटा बेरोसा का दिया हुआ है और आप केंट रेपर्टरी में कहीं नहीं, केंट रेपर्टरी में नहीं, सॉरी, पॉकेट बुक मैं बता दूंगा, तो उस रेपर्टरी में मैंने देखा कहीं पर नहीं है, साइकोटा का नाम ही नहीं है। तो यही चेंजेस है बुक का, और इसीलिए मटेरिया को इम्पोर्टेंस दिया जाता है इतना। और आपके रेपर्टरी का, अगर बहुत से लोग जो होते हैं ना, जिसको रेपर्टरी पढ़ने का बहुत शौक होता है, वो सीधा खोलते हैं माइंड से, एकदम बुक खोला, सीधा माइंड दिखाया, नया नया दुनिया दिखाया, ये है वो है ऐसा है वैसा है, वाह क्या रेपर्टरी है। पहले भाई उसका प्रीफेस पढ़ लो, प्रीफेस में क्या कहता है, प्रीफेस में जितना कहता है सारा चीज, रेपर्टरी देख लिए, यहाँ से है, मटेरिया से लिया गया, सब कुछ जब तुम ढूंढ लिए, तुम जनरल टू पर्टिकुलर सारा चीज चले गए, आ गए, तब उसके बाद जाके तुम मटेरिया से कंफर्म करो, मटेरिया में पढ़ो, उसका डायरेक्शन देखो, तब जाके तुम प्रिस्क्रिप्शन करो। सारे टीचर लोग वैसे ही होते हैं कि और चलो रेपर्टरी का जादू दिखाते हैं, माइंड खोलो, यहाँ पर देखो, ये देखो, वो देखो, जनरलिटीज में चले जाओ, देखो क्या सारा दुनिया उसी में खुश है, वाह 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 चलता रहता। तो वाहवाही वाली टीचर का बोलना नहीं चाहिए, वाहवाही वाली टीचर के चक्कर में अगर इंसान रहेगा तो ये पढ़ा पाइएगा आप ऐसी ही अजूबा दुनिया दिखा के, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन हमेशा फेल होगा, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को। उम्र तो उतना नहीं है, बहुत छोटा हूँ, लेकिन आंखें और विजन बचपन से एलएम खान सर के साथ रह के बहुत बड़ी हो गई है। तो शुरू से वो देखता हुआ जो आ रहा हूँ, जो दिखाते हुए वो आ रहे हैं, थोड़ा सा हिंट देने से हम समझ जाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा, अभी तो खैर मैं पढ़ रहा हूँ, सारा कुछ है, लेकिन जब छोटा थे ना, जिस वक्त चलते थे, थोड़ा कम समझते थे, उस वक्त में भी समझ में आ जाता था कि पल्साटीला कहाँ है, कैमोमिला कहाँ है, ये सब सारा मेडिसिन बहुत सा अपने ही सिम्टम पे कुछ समझ के ले लेते थे, बता देते थे। क्योंकि एज से नहीं, कुछ कुछ चीज ब्लड में भी होता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है कि कहाँ कौन कहानी बना रहा है, कहाँ कौन सच बोल रहा है, कहाँ प्रिस्क्रिप्शन सही हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। और मेरे ख्याल से मैं आधा घंटा से ज्यादा ही बोल दिया हूँ। पहला आप बंद कर, और बंद करना શું કહેવાય કાકટ્યું और अब मैं सर को बुलाता हूँ, सर का 15 मिनट का सेशन करता हूँ, और सर को मैं बोलूंगा कुछ केस, और ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल को थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देने, क्योंकि वेट अ मिनट, हम सर को बुलाते हैं। मैं रेपर्टरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट वाली तो कोई ऐसा बात नहीं बोला हूँ, जो चीज था वो मैं बोला हूँ, जो चीज नहीं था वो भी बोला हूँ। अगर अगेंस्ट रहता तो मैं ये नहीं बोलता कि ऑकवर्ड में आप जाके इग्निशिया को देखिए, उसने इटैलिक में दिया है। अगेंस्ट वाली बात नहीं है, जहां रेपर्टरी का जरूरत है वहां जरूरत है, जहां नहीं है वहां नहीं है। जब एक क्लियर कट, एक इंडिकेशन वाली रेमेडी अगर हमको मिलती है, अगर एक क्लियर पिक्चर कट स्टैंड होता है, जहां पे जो अपने आप को क्लियर डिफाइंड
जहां पर एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है, जहां पर खड़ा हो जाता है एक सिम्टम, कुछ जब जहां से मटेरियल से हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वहां पर जबरदस्ती रेपर्टरी को खोज के वहां पे हम एक अच्छे प्रिस्क्रिप्शन को खराब कर देते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रीफ को आप 50 साल भी ले सकते हैं, 60 साल भी ले सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक ले सकते हैं। एक क्या बोले, थोड़ा हिस्टोरिकल के ऊपर। और हिस्ट्रिकल हम लोग उसी केस में कंसीडर करते हैं यहाँ पे कोई भी चीज नेचुरल से एक्सेसिव फॉर्म, जैसे कि आदमी को किसी बात पे हंसी आ गई, हंस दिया, लेकिन हंसते ही रहा, दुख लग गया तो थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन दुख ही चलता रहा। किसी भी चीज को बहुत एक्सेसिव एंड एग्जेजरेटेड फॉर्म में लेने को का एटीट्यूड जो होता है वो हिस्ट्रिकल टेम्परामेंट के लोगों का होता है। और अब तो हिस्टीरिया बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। एक जमाना था when you go to the history of medicine, especially during or before the time of Freud, बहुत ज्यादा हिस्ट्रिया के केसेस थे, और ये हिस्ट्रिया ही था जो फ्रॉइड को फ्रॉइड बना के खड़ा किया। और इस पे उस जमाने के जितने लोग जो साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट पे जो मास्टर हुए हैं लोग, सारे के सारे का बैकग्राउंड भी हिस्ट्रिया है। हिस्ट्रिया मोस्टली फीमेल केसेस में मिलते हैं, मेल में भी बहुत होता है। यहाँ पर अपनी हैसियत या अपनी वक़्त को नहीं इस्टेब्लिश करता है आदमी, वो ऐसे केस में जो हिस्ट्रिक पेशेंट होते हैं वो अपने एग्जेगरेटेड एक्सप्रेशन से दूसरे को इम्प्रेस करना चाहते हैं। इसमें हिस्टीरिया के पेशेंट जो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं अपने घर से, उसमें भी बहुत होता है। और जो बहुत अपने घर में दुखी रहते हैं, हस्बैंड से दुखी रहते हैं, उनके साथ में भी केस में ऐसे ही एग्जेरिया केस होते हैं। लेकिन हम लोग हिस्टीरिया और इग्नेशिया एक समझे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसा अगर होता तो इग्नेशिया एक ऐसा मेडिसिन है जो बहुत सारे ऐसे डिजीज इन बीमारियों में काम आता है, या हिस्टीरिया का कोई सवाल ही नहीं। हम हिस्टीरिया को, हमसे इग्नेशिया को समझने के लिए सिर्फ एक बात जानते हैं, वो है डॉक्टर वोम कह के एक जर्मन मास्टर प्रूवर थे, प्रूविंग किया
उनका एक सजेशन बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसा फैक्टर है जो इग्नेशिया के सर में भी अगर कॉन्ट्रैक्शन है सिम्टम में तो इग्नेशिया होगा, आंख में भी अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन का सिम्टम है इग्नेशिया होगा, कान में भी कॉन्ट्राडिक्शन का सिम्टम, जैसे कान का एक सिम्टम हम बताते हैं आप हेयरिंग का, उसमें भी ऐसी तजाद होगा, चेंजेस आएंगे। नाक में कोई है तो वहां पे भी, दांत में, मुंह में, कान में, गले में, सीने में, पेट में, पाँव में, कहीं भी होगा। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो वहां इग्नेशिया इग्नेशिया और सिर्फ इग्नेशिया ही है और कुछ नहीं लगेगा। ये एक बहुत द पॉइंट है जो मैंने अपने लाइफ में कंफर्म किया है। और दूसरा जो बात है वो उसका ग्रीफ है, दुख। जैसे कि बहुत सारे, एक कढ़ाई दूध को अगर बहुत गर्म किया जाए बहुत देर तक तो उसके अंदर बालाई की तह जम जाती है। ठीक इसी तरह इग्नेशिया में बहुत ज्यादा दुख जब पकते 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 जो बड़ाई का लेवल आता है वो है इग्नेशिया का लेवल प्रिस्क्राइब, लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ। तो ये इग्नेशिया के लिए ये इतना जानना जरूरी है कि सिम्टम में कॉन्ट्राडिक्शन हो और हिस्ट्री में ग्रीफ, बस ये दो बात अगर आपको मिल जाता है तो आसानी के साथ आप इग्नेशिया का प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं अच्छा होगा। और कुछ कर हाँ, अफ्फीबादी एक केस आपका बोलना चाहेगी इग्नेशिया का, हिस्टेरिकल उसके पास तो बहुत केस है, हिस्ट्रिकल वाला वो बताना चाहेगी। बहुत केस है अफ्फी के पास। माइक ऑन कर लो। अस्सलाम वालेकुम पापा। मुझे याद है कि जब हम लोग क्लिनिक में जब मैं वहां थी तो पापा के साथ मैं उनके क्लिनिक में रहती थी, देखती थी केसेस। तब मुझे नहीं पता था कि हिस्टेरिया क्या चीज होती है। ऐसा लगता था शायद कोई डिजीज ही होगा ये। पर पापा जो वो लाइव मुझे दिखाए थे कि ये देखो ये हिस्टेरिया होता है, इसे कहते हैं, जो पैथोलॉजिकली कुछ भी नहीं दिखता है। हाँ, ये बहुत बड़ी डिजीज है, बीमारी है, पैथोलॉजी में ये साबित होता है कि नहीं ये डिजीज है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सडन एक पेशेंट आई हमारे पास, बहुत पैनिक कंडीशन में थी, बहुत ज्यादा, बहुत रेस्टलेस, बहुत पैनिक कि मुझे बहुत पैल्पिटेशन हो रहा है, बहुत पैल्पिटेशन हो रहा है, कांस्टेंट रो रही है, रोती चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उनको अभी कुछ नर्वसनेस था कि कुछ हो जाएगा उनको। तो मैं के पापा बोले कि देख लो ऐसी ऐसी बात है, केस अभी आया है, तुम देख लो, फीमेल का है। मैंने बोला ठीक है। पर मैं उसको देखकर खुद ही पैनिक हो गई कि ये इतना पैनिक हमें कर रही थी कि मतलब बहुत नर्वसनेस, बहुत छटपट था, बहुत रोई चली जा रही है, कांस्टेंट बड़बड़ बड़बड़ भी चली जा रही थी, बहुत बात भी कर रही थी। तो उनको मैं देखकर मैं घबरा गई। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप फॉर द सेक आप मेरे लिए चलिए पेशेंट को वहां पे देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट जो है वो पैनिक हो रहे हैं और उनका कहना है कि उनका पैल्पिटेशन बहुत बढ़ रहा है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, उनको कुछ हो ना जाए। तो पापा बोले ठीक है चलो। पापा मेरे साथ गए देखने के लिए। बस पापा जैसे दूर से ही खड़े थे, पापा देख के पहचान गए। पापा के मुंह से बस हिस्टेरिया निकलते हुए पापा अपने क्लिनिक में चले गए। तो मैंने बोला, तो पापा फिर मुझे बुलाए कि बेटा एक काम करो, तुम इनको पीएल दे दो। तो मैंने बोला अच्छा पीएल क्यों पापा, इतना ऐसा कंडीशन है पापा? पीएल बताओ तो, पीएल किसको कहते हो तुम लोग बताओ तो उसको। अच्छा प्लासिबो, प्लासिबो। तो और मैं इतना मतलब मैं कंफ्यूज कि मतलब ये तो सीखने वाली चीज है, इतना पैनिक कंडीशन है, पेशेंट को कुछ हो ना जाए, पेशेंट ऐसे कर रहे हैं और पापा बस हिस्टेरिया बोलते हुए, और हिस्टेरिया काफी वर्ड भी ऐसा, हम लोग तो पहले एलन स्पीनोट है
तो भाई रट लो, पढ़ लो उसको, चीजें हम समझते थोड़ी कम है और उनके बारे में जानते कम है, हम लोग पढ़ लेते हैं बस। तो मुझे ये लगा पापा हिस्टेरिया बोलते हुए निकल गए और कह रहे हैं कि इसको भाई प्लासिबो दे दो। मैंने बोला पापा कैसे प्लासिबो, आप तो खुद देख कर आ रहे हैं कि ऐसा कंडीशन है पापा कि उनका पैल्पिटेशन हो रहा है, कहीं हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, बहुत ज्यादा नर्वस से और पेशेंट कांप अभी रही तो थी, काम। कांप रही थी, आंख हाँ से रो बहुत रही थी बहुत। बहुत ज्यादा शिवर्ड हो रही थी, रो रही थी। और मेरा हाथ पकड़ रही है, कभी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ रही है कि यहीं पे रहो। तो हम बोले पापा नहीं, कोई तो दवा दे दीजिए पापा की कंट्रोल हो जाएगा, प्लासिबो से होगा कि नहीं पापा। तो मेरे दिमाग में बस प्लासिबो था कि प्लासिबो ना दिया जाए ये वो। तो पापा बोले तुम जाओ प्लासिबो दो और अपने पास पेशेंट को ले आकर रखो और बस 5-5 मिनट में तुम देती रहो। तो मैं उनके पास बैठी, उनके उनके हस्बैंड भी वो बैठा के रखी हाथ पकड़ के, और वो पीएल मैं देती रही उन्हें। विदिन 15 मिनट्स के अंदर वो खड़ी हो गई, नॉर्मल शिवरिंग चला गया उनका, पैल्पिटेशन चला गया उनका, वो नर्वसनेस उनको हो गया। और मैं एकदम शॉक हो गई कि मतलब कैसे हो सकता है ये चीजें, मतलब कि 15 मिनट के अंदर वो भी पीएल दे के, मतलब कि इनका नर्वसनेस वगैरह और इनका शिवरिंग वगैरह सब चला गया इनका। तो फिर मैंने पापा से पूछा जब वो चली गई, तो पापा बोले कि जब वो ठीक हो जाए तभी उनको जाने देना, वरना दवा उनको देते रहना। तो वो खुद गई, डॉक्टर साहब अब मेरा बेटर फील हो रहा है, तो अब क्या हम घर जा सकते हैं? पापा बोले हाँ बिल्कुल जा सकती है तुम। तो फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा मतलब ऐसा था कंडीशन, आप आ सकती हैं? बोले बेटी सिम्टम्स है। तो इग्नेशिया पापा ने मुझे उस वक्त पढ़ाया हम लोगों को, बाकी इग्नेशिया पढ़ा ही रहे होंगे, काफी बेहतर बताए होंगे अरकम और पापा ने आपको। कंटिन्यू टू पापा। देखो बात क्या था कि उस केस में मैंने एक जो चीज मार्क की, वो औरत जी अपने हस्बैंड को बहुत जोर पकड़ के थी, उसके कभी हाथ को पकड़ लेती थी, कभी पांव को, लेकिन जोर था उसके अंदर। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। और इसके अंदर एक बात क्या आती है कि शी लाइक टू सपोर्ट, नॉट मेडिसिन। I give support, no medicine. This is the final conclusion of every physician, that what you decide, medicine or placebo. A wise physician, those who know the real fact, the dynamic pathology of the behind the case, वो support चाहती थी. She lost the support. In that case, I give the support, and the support is simple placebo and some consolation. लोग कहते हैं कि इग्नेशिया जो है वो कॉन्सुलेशन से एग्रीवेट्स होता है, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है कि इग्नेशिया में मैंने बहुत डिफरेंट एंगल के कॉन्सुलेशन दिए हैं। एक केस और पहले का था, उसमें भी हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट था बड़ा डीप लेवल में। वो ना हस्बैंड बोलता था ना उसकी मिसेज बोलती थी। ऐसे ही हालत में केस आया। केस ऐसा आया कि ऐसे ऐसे सिम्टम थे कि कभी लगता था कि हार्ट अटैक हो जाएगा, कभी लगता था कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, और समझ से बाहर था। मैंने वही चीज मार्क किया था, वो अपने हाथ से हस्बैंड का हाथ बहुत जोर से पकड़ के रखती, छोड़ती नहीं। That I feel that patient needs strong support, which husband is not giving. उसका पल्पिटेशन, हार्ट वाट अगर देखा जाए तो सब खराब होता। हमने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहने को बोला और प्लासिबो देना शुरू किया, और खूब उसके हस्बैंड को मैंने डांटना शुरू किया उसके हाथ। जो चीज वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं कर सकती थी, डांट नहीं सकती थी, ऑन बिहाफ ऑफ वाइफ आई एम गोइंग टू स्टैंड फॉर हर। मैंने डांटा, बहुत गुस्सा किया। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉन्सुलेशन। तो ये एक होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, टचेस होती है, इसको मैं टचेस बोलता हूँ। ऐसे टचेस होते हैं जो एक अच्छे फिजिशियन की क्वालिटी में जरूरी है होना।
और बात को बहुत जल्दी समझ लेना। कभी कभी हम पूछते भी हैं पेशेंट के, जिसमें हमको लगता है कि ये हिस्ट्री कंसेप्ट है, आपके हस्बैंड आपको कितना वक्त देते हैं? तो दो तरह से जवाब मिलता है, और बहुत, लेकिन दो प्रोमिनेंट है। एक तो ये मुंह देखना, ऐसे करते हैं तो बात समझ में आ जाती है, मतलब कुछ भी नहीं। दूसरा, हंस के बोलते हैं लोग, अरे उनके पास कहाँ टाइम है, बिजनेस बहुत है, ये है बहुत बहुत। अब उस हस्बैंड को डिफेंस करना शुरू कर। हालांकि आज के जमाने में क्या कोई भी वाइफ ऐसे चाहेगी कि उसको ले जाकर बहुत अच्छे से घुमाएं, थोड़ा सा ये चाट पकौड़ा जो होता है वो खिला देते, कुछ भी। शी नीड्स सम एक्स्ट्रा टाइम अवे फ्रॉम द होम। ये अवे फ्रॉम द होम की जो बात होती है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर औरत चाहती नहीं कि सब कुछ उसको अपने घर में मिले। ये ह्यूमन साइकोलॉजी स्पेशली, दैट्स व्हाई अभी आज के जमाने में अभी हम बहुत ज्यादा वुमन की पर्सनालिटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे ड्रग मैंने डिस्कस किए हैं अभी, और उसमें ये बताना चाहते हैं कि आज का जमाना अगर बहुत खुशहाल घर रखना चाहते हो, यू हैव टू टेक केयर वुमेन एंड योर चिल्ड्रन। ये मैंने साइकोलॉजी की ग्रिप पकड़ी है, और इसको मैंने अपने चैम्बर में, अपने क्लिनिक में, अपने पेशेंट के साथ बहुत यूज करता हूँ। और ये मेरी प्लानिंग भी थी कि हम वुमेन के ऊपर एक बहुत अच्छा, एक लॉन्गेस्ट सेमिनार बोलेंगे होम्योपैथिक पर्सनालिटी को सामने रखते। खाली वुमेन सिम्टम नहीं, खाली वुमेन के जो कंप्लेंट होते हैं, मेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, ना, that is a part of woman, not the full woman. We need woman as a whole. उसको, वुमेन को सर्दी भी होती है कि नहीं, जुकाम भी होता है या नहीं, सर में दर्द भी होता है या नहीं, पेट में, सीने में दर्द होता है कि नहीं, हाथ पांव में दर्द होता है या नहीं? Yes. Apart from that, if you are going to consider women with meteorrhagia, menorrhagia, etc., 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 it's okay. लेकिन इन फीमेल कंप्लेंट छोड़ के भी फीमेल बेचारी अपनी जिंदगी में, उसको भी कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको भी डायरिया होता है। तो मैंने अपना, मेरा एक कॉन्सेप्ट था, वुमेन एज ए होल, द पर्सनालिटी ऑफ वुमेन की प्रिस्क्राइबिंग कैसी होनी चाहिए, उसको मैंने ये कंसीडर करके अपना ये वेबिनार शुरू किया। अभी तक इग्निशिया के बारे में हमने उसमें नहीं कुछ कहा है। हालांकि मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट आया है, दैट इज माय अटैचमेंट विद माय गुरु डॉक्टर ज्ञान मजुमदार साहब। हम सारा क्रेडिट इग्निशिया का प्रिस्क्राइबिंग को हम उन्हीं को देते हैं। अगर मेरा उनका साथ नहीं मिला होता, मैं उनके साथ नहीं बैठे होते, तो आज हम इतना अच्छा इग्निशिया का प्रिस्क्राइबिंग नहीं कर पाते। हम लोगों को हमारी उसमें ओपीडी में, एनआईएच को ओपीडी में बड़े ह्यूज पेशेंट होते हैं, वहां मुझको इग्निशिया को जज करने का बहुत मौका मिला। हम देखते थे और देखते बोलते थे इग्निशिया 200, 1/2 ऐसा था। हमारे बहुत सारे जो पीजीटी लोग होते थे, पीजी स्कॉलर जो होते थे, इंटर्नशिप करने वाले, वो लोग थोड़ा सा, बाद में मैंने देखा कि वो लोग थोड़ा सा खुश नहीं। सर आप आया और ये सिम्टम नहीं, कोई, हम लोग इतना देर से केस टेकिंग करके आपके लिए तैयार किया है केस, तो हम कभी कभी बोलते थे अच्छा ऐसा करो, इसको दोबारा केस टेकिंग करके देख लो कि इग्निशिया आता है या नहीं, और इग्निशिया ही आता था। जैसे एक हम पॉजिटिव साइन बताते हैं, कभी इग्निशिया का पेशेंट जो है, सर ऐसे एरेक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा सा जब बात कहेगा तो ऐसे थोड़ा एक तरफ थोड़ा झुका रहेगा, या इधर हो या इधर हो।
मेरे लिए काफी होता और सब सुन लेना पड़ता। अच्छा, एक चीज और कि बहुत सारे केसेस में सुनना चाहिए, यू हैव टू लिसन। आज मैंने अपने फेसबुक पे ग्रीक का बहुत जबरदस्त फिलोसफर था, उसका नाम था पाइथागोरस। उसका मैंने एक कोटेशन दिया है कि जो वाइस मैन होते हैं वो सुनते ज्यादा हैं और बेवकूफ जो होते हैं वो बोलते ज्यादा हैं। तो मैंने उस पर ये कमेंट्स दिया है, फॉर अ होम्योपैथिक फिजिशियन स्पेशली अ टाइम ऑफ केस परसीविंग, लिसनिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट। हम कभी कभी कहते हैं लिसनिंग फ्रॉम आईज, आंखों से भी सुनना सीखो। और होम्योपैथिक का जो प्रिस्क्राइबिंग के जो लेवल होता है, अभी मैं एक नया लेवल तैयार कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग। उसका मैंने आज एक ये भी फेसबुक में डाला है कि उसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग में कहाँ नजर रखनी चाहिए। आज वो एक हुआ है, आप लोग मौका मिले तो एक बार जरूर देखिए, या मेरे प्रोफाइल में चला गया होगा, उस पर मिल जाएगा आपको। मेरे कहने का यह मकसद है कि इग्नेशिया में कोई भी एक आदमी की बात चुपचाप ऐसे करना चाहिए, वो क्यों ऐसे घुरा रहे। Striking point for me, from a longer practice, I watch the most of the Ignitia patients having their neck down. थोड़ा सा गर्दन उनका नीचे की तरफ रहता है। तो ये स्पेशली ग्रेजुअली आदमी को आस्ते 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 आ जाता है। हम लोग ने ये देखा है कि इग्निशिया में जितना कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए उतना आपका इग्निशिया मजबूत है, और बिना कॉन्ट्राडिक्शन के थोड़ा इग्निशिया डाउटफुल हो जाता है। लेकिन जहां ग्रीफ की हिस्ट्री बहुत ज्यादा मिल जाए, वहां एक बार आप लोग एक चीज जरूर देखिए, वो क्या है, सिगरेट। सिगरेट के बारे में, सिगरेट का धुआं वो टॉलरेट कर ही नहीं सकता, चाहे जो हो। हमने बहुत सारे हमारे जो केसेस थे, तुम ये बोले उसी का बना। नहीं अभी नहीं बोले हो। अभी फिर बोलोगे क्या? नहीं नहीं, अब अगला क्लास में बोलेंगे। क्या है? गुड कलेक्शन, दिखा रहे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ऐसे देख लेने से इस मेडिसिन में हम लोगों को इग्निशिया का बड़ा परफेक्ट कंसेप्ट आता है। और इसको, इस वीडियो को थोड़ा वॉच कर लिए जो सर अभी बताए हैं। और इग्निशिया के साथ और भी मेडिसिन है, बहुत कम लोग जानते हैं। साइकुटा वेनोसा, साइकुटा वेनोसा की पर्सनालिटी में एक स्मोकिंग का इंटॉलरेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। और कुछ और सिम्टम होते हैं, जैसे मैं एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हम वॉच करते हैं पेशेंट को। पेशेंट कभी भी एक पहलू में नहीं बैठ के रहेगा, उसका पहलू चेंज है, उसकी पोजीशन जो सिटिंग पोस्चर जो है वो चेंज होता रहे, एक पहलू बैठ ही नहीं सकता।
और ये कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो बहुत इग्निशिया को खुल के सामने ला के खड़ा कर देता है। और आप लोगों में से और कुछ पूछना है? क्वेश्चन, इग्निशिया नेट्रम का ग्रीफ को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये कौन पूछ रहे हैं? डॉक्टर रजनी हिमांगिनी है? डॉक्टर रजनी है, डॉक्टर हिमांगिनी है, ये दोनों। अच्छा, डॉक्टर रजनी जी, आप ऐसा कीजिए, आप लोग शायद एलेंस की नोट बहुत कम पढ़ते होंगे। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग एलेंस की नोट बहुत अच्छे से पढ़िए, और एलेंस की नोट में आप देखिएगा शुरू में देखो, इग्निशिया के में जो इम्पोर्टेंट सिम्टम बुढ़ाई है वो है ब्लैक में। देखो, ब्लैक में मूडी एंड लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रिप, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है। बहुत दूध को बहुत जलाते 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 ऊपर में खोया जमता है, बालाई जमती, ठीक इसी तरह बहुत दुख रखते 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 ऊपर में जो दुख का लेयर आता है वो दैट्स लेयर इज द इग्निशिया प्रिस्क्राइब। ये इग्निशिया का है, लॉन्ग कॉन्सेंट्रेट किया, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन उसका जो दुख है वो खत्म नहीं हो। अच्छा, अब जो नेट्रम म्यूट की बात आती है, एलेंस की नोट का पहला पैराग्राफ आप लोग खोलिए, उसमें 2 बात दी जाती है नेट्रम म्यूट की प्रिस्क्राइबिंग के लिए। और ये जो पहला लाइन का 2 लाइन देखिए। पहला, फॉर एनेमिक एंड कैटेटिक। कैटेटिक का मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन में फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ऐसा लगता है कि बस मरने के पहले वाला जो स्टेज होता है, हिपोक्रेटिक फेस। और कैटेटिक फेस का मतलब थोड़ा सा मलिग्नेंसी टाइप का चेहरा होना चाहिए, सूखा हुआ, जर्द, कोई जिंदगी नहीं, कोई चार्मिंग नहीं, ऐसा मिल जाएगा। तो 2 ही वजह होता है, हम लोग सिर्फ चेहरा देखी के डिमांड कर लेते कि इसको नेट्रम म्यूट देना है, और उसमें या लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स होगा या फिर उस पर देख लीजिए आप लोग, और मेंटल एफेक्शंस। ये पहले 2 लाइन के अंदर ये HCLN डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर इग्निशिया है तो लॉन्ग कंसंट्रेशन रहेगा और पेशेंट बड़ा मूडी होगा, और अगर नेट्रम म्यूट है तो उसका चेहरा बोलेगा कि दुख ने उसको ऐसा कर दिया कि चेहरे की चार्मिंग और रोशनी खत्म। उसके बाद ये डिजायर ये सब तो बहुत चक्कर है ही है, लेकिन सुनने में, देखने में, ऑब्जर्वेशन में होम्योपैथी क्या है? एक आर्ट है ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन पेशेंट के लिए होना चाहिए अपने फिजिशियन के अंदर, वो छोटी से छोटी बात को भी मिस नहीं करे। तो हमने जो आज तक डिफरेंशिएशन किया है नेट्रम म्यूट का और इग्निशिया का, ये नहीं कि अगर पुराना हो जाएगा तो नेट्रम म्यूट और नया है तो इग्निशिया, बिल्कुल नहीं। अगर नया पुराना अगर है, ये लॉन्ग कंसंट्रेशन क्या 1 दिन में होता है? इसके लिए भी लंबा टाइम चाहिए। वो जो चेहरा होता है, वो जो मेलिग्नेंसी होती है, ये जो वर्स कंडीशन, एनेमिक कंडीशन में पेशेंट चला जाता है, इग्निशिया में एनेमिक नहीं होता। तो इस कंडीशन में जाने से हम लोगों को एक बार नेट्रम म्यूट सीखना चाहिए। और यहाँ लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रीफ की हिस्ट्री मिलती है और पेशेंट बहुत मूडी है,
कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गुस्सा होता है, कभी चुपचाप हो जाता है, कभी बात करता है, कभी बात नहीं करता, कभी बैठ के रहता है, कभी उठ के चला जाता है। ये जो मूडीनेस है, मैंने मूडीनेस बहुत जगह देखा है। ओरिजिनल क्या? अच्छा, ये अरकम साहब आपको दिखला दी। तो ये मेरा मेन डिफरेंशिएटिंग कंसेप्ट है। उसके बाद तीसरा मेडिसिन आता है, वो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आपने नहीं पूछा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि उसके अंदर दुख जो होगा एक पार्ट पार्ट में आता जाएगा। दुख का इफेक्ट हुआ, ठीक, और जो आउटकम होगा, जैसे कि एनेमिक एंड कैकेक्टिक अपीयरेंस इग्नेशिया में होता है, नेट्रम, और मूडीनेस आता है इग्नेशिया में। ठीक इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड के अंदर जो आएगा वो होगा इंडिफरेंस। मुझको एक केस याद पड़ता है कि फॉस्फोरिक एसिड के अंदर उसको इसी तरह झटके मिलते गए दुख के। वो बहुत शौक था नहाने का, हर रोज नहा के ही कोई काम करता था। सुबह उठ के खुशबुओं का बहुत शौकीन था। आप लोग ऐसे अपने पेशेंट से कंफर्म कीजिएगा तो देखें कि हमने जब पूछा जब सबसे पहले नहीं कहा, उसके घर की मिसेस ने उसको बताया, अब ये जब नहाने के से शौकीन, अब तो ये नहाते भी नहीं थे। खुशबू परफ्यूम के इतने शौकीन है, अब ये छूते भी नहीं। दैट्स मींस उसका सबसे महबूब चीज लव्ड वन। लव्ड वन का मतलब हस्बैंड और वाइफ ही नहीं होता है। लव्ड वन में कलम भी होता है, कपड़े का स्टाइल भी होता है, कपड़े का रंग भी होता है, परफ्यूम भी होता है, जूता भी होता है, मोजा भी होता है। इन सब चीजों से अचानक उसके तरफ से टू एवरीथिंग, ये ठीक कहा आप, रेहाना शेख ने ठीक कहा कि इंडिफरेंस टू एवरीथिंग। वो थिंग जिसके ऊपर उसको बहुत शौक था, ये याद रखिएगा। पेशेंट को बहुत शौक था, बहुत ख्वाहिश थी, हर चीज में वो यही चाहता था, वो अचानक बिल्कुल खत्म हो जाता है। That is not found in case of ignitia and natural. This is only medicine which by my very poor knowledge of homeopathic materia medica, that is phosphoric acid. आप लोग फास्फोरिक एसिड का बहुत सिम्टम थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा और सटीला की तरह, लेकिन इंडिफरेंस का जहाँ क्वेश्चन है वहाँ इंडिफरेंस में इसका इंडिफरेंस ही मैंने जो अपनी जिंदगी में देखा है, उसकी सबसे महबूब चीज, उसका सबसे लव्ड वन, उसके सबसे चाहने वाली चीज से उसको नफरत हो जाएगा, देखेगा नहीं, पसंद नहीं करेगा। तो सपोज कर लीजिएगा वो पान खाने का शौकीन है, पान खाना जो खत्म हो जाएगी, सिगरेट की शौकीन छोड़ देगा सिगरेट, कपड़े का शौकीन जो मिल गया ठीक है, नहाने का शौकीन है छोड़ देगा, अच्छे जूते पहनने का शौकीन है छोड़ देगा। तो ये चीज बहुत माइन्यूटली आपको पूछना पड़ेगा, और ये माइन्यूटली पूछने के बाद आपको कुछ फॉस्फोरिक एसिड बहुत खुल के सामने आपके पास आ। और कोई क्वेश्चन है? ये थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग किए हैं आपके साथ। पापा सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं, फीमेल मतलब ज्यादातर अभी जैसे इंडिफरेंस हमको बताना है किसी, अभी मोस्टली फीमेल जो जैसे कि कॉस्मेटिक इन चीजों को भी बहुत ज्यादा मतलब लगाव मोहब्बत दिखाती हैं, देती हैं। ठीक कि जैसे किसी को होता है कि हम बिना हम सजे, आज हम सुबह उठे तो हमको सजना ही है, हमको कॉस्मेटिक अप्लाई करना है, मेकअप करना है। तो इन चीजों से भी फीमेल क्या आता है कि ग्रीफ के थ्रू इन चीजों से भी एक डिस्टेंस आ जाता है कि नहीं अब ख्वाहिश खत्म हो गई। तो ये भी एक क्वेरी आजकल की जनरेशन की फीमेल में निकलता है, ये क्वेरी भी फीमेल में हम रखें तो ये होता है। अच्छा है, बिल्कुल ठीक कह रही। ऐसा क्योंकि हम फीमेल के मसले को बड़ा मैं नाजुक, बहुत सेंसिटिव समझता हूँ, इसलिए मेरी क्वेश्चन जो है उनके ऑनर को, उनकी इज्जत को, उनके एहतराम को मद्देनजर रख के करना पड़ता है। तो हम लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे तुमने बहुत अच्छा ख्याल रखा इस बात का। किसी भी चीज मतलब आप
किसी भी चीज, हमने कहा ना कि एक आदमी का शौक है कपड़ा अच्छा पहना, एक पेन लगा के जाए, पसंद ही नहीं आई, अरे छोड़ो क्या करेंगे। This is not a question of fastidiousness, it's a question of the choice. हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे उल्टी पुल्टी रूबरी के अंदर ये सब मेडिसिन घुसा दे रहे, ये सिम्टम को बहुत एनालिसिस किया जाएगा तो ये भी एक टाइप ऑफ फास्टिडियसनेस, ऐसा नहीं है। फास्टिडियस इज ए टाइप ऑफ सिकनेस, ऑब्सेशन। मेरा ऐसा है, मेरा अपना फास्टिडियसनेस ऐसा है कि हम इसको छुएंगे, मेरा ऐसा है कि हम छुएंगे नहीं, छुएंगे तो हाथ गंदा हो जाएगा। ये तिरछा कंप्यूटर, ये तिरछा रखा हुआ है लैपटॉप, बहुत इरिटेशन होगी अगर सही मानों में से बार बार ठीक करेगा उसको। लेकिन एक जो जिसके अंदर सिकनेस नहीं है, बीमारी नहीं है, तो जैसे दे दिया ऐसा बैठ के सुन रहा है, देख रहा है, कोई बात नहीं। तो बहुत जगह हमने नोट किया कि अपने प्रोफेशन में बहुत सारे लोग जो इसको यूज करते हैं कि ये फास्टिडियस है, इनफैक्ट ये फास्टिडियस होता नहीं। और फास्टिडियस के अंदर भी एक चीज हम ऑब्सेशन ढूंढते हैं, एक जिद, ऐसा ही हो। आर्सेनिक के पेशेंट के अंदर ऐसे ही है, एक जिद है, ऐसे ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता हटाओ हटाओ हटाओ, हम नहीं सोएंगे, हम नहीं बैठेंगे, ये गंदा है, ये गंदगी की कोई बात नहीं रहती है, कोई बात नहीं रहती। लेकिन चूंकि वो आर्सेनिक का पेशेंट है, क्या किया जाए। ये सब पैथोलॉजिकल केसेस में एक क्वेश्चन है, ये कौन सा PQRS, पहले तो मैं ये बता दूंगा, हम आई एम नॉट ए बिलीवर ऑफ द PQRS। ये बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट लिया है लोगों ने PQRS का। ऑर्गेनल में कहीं PQRS नहीं लिखा हुआ है। पीक से पिक्यूलियर, हनीमैन सबसे आखिर में पिक्यूलियर बोला है। अफरोजम आप लोग खोल लीजिए 153, सामने रखा है तो सामने 153 में देखिएगा, पहले बोलता हनीमैन मोस्ट स्ट्राइकिंग, नॉट पिक्यूलियर। पिक्यूलियर देखो वहां से लास्ट में बोलता है, आप देखिए अपने अपने ऑर्गेनल में पिक्यूलियर लास्ट अंडर ब्रैकेट कैरेक्टरिस्टिक। कि ये आदमी को सहल करने के लिए, आसान करने के लिए होम्योपैथी की कुर्बानी नहीं चाहिए। ऐसा बचिए आप, ये आपकी गलती नहीं है, आपके बड़ों की गलती है। लेकिन आप लोग भी कोई काम करने से पहले एक बार रिकन्फर्म कर दिया कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलत रास्ते पे चलते ही रहे, तो बेसिकली आप लोग ऑर्गेनल को छूते ही नहीं है। अगर छूते भी हैं तो समझने की कोशिश नहीं करते, और किसी ने कुछ कह दिया PQRS, उसको बोलना शुरू कर दिया। पैथोलॉजिकल केसेस में मैंने बहुत सारे केसेस में मैंने इग्नेशिया दिया है और बहुत लाजवाब रिजल्ट हुआ है। इसकी एक बुक है मेरी, इग्नेशिया एंड कैंसर। ये मेरी बहुत पहले की लिखी हुई किताब है। आप समझ लो कि ये उस जमाने की किताब है, इस पे डेट वेट इन लोगों ने दिया नहीं है ना, नहीं दिया है, और डेट दिया भी हाँ है 95 की बुक है ये, और ये 20/7/95 सब समझ लो कि 10 साल 5 साल पहले की लिखी हुई है। अब ये बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत सारे केसेस हैं। आप लोग जरूर ये किताब पढ़ें, और ये बहुत फायदा रहेगा आप लोगों को। इसके अंदर पैथोलॉजिकल केसेस, इवन लाइक कैंसर,
मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट किए हैं इग्निशिया से। और मैंने कभी कभी ये भी देखा है कि जो टिपिकल इग्निशिया का पेशेंट होता है उसमें डाउटफुल रहता है कि पेशेंट में कैंसर हो गई हो। इसलिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कभी भी इग्निशिया की डीप पर्सनालिटी अगर मिल जाती है तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप संजीदगी से होम्योपैथी का इलाज कराओ, नहीं तो कुछ गड़बड़ होने का खतरा है। तो हर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसके अंदर एक मैलिग्नेंसी छुपी रहती है। जब वो पर्सनालिटी मिल जाती है, जैसे नेक्ट्राम्यूर पे अगर टिपिकल है तो हमको चांस ये रहता है कि इस केस में बच्चा कम होने का चांस। सीपीआर के केस में बहुत कम है। ये इन्होंने किशन साहब ने एक क्वेश्चन किया है, स्ट्राइकिंग सिम्टम, पिक्यूलियर सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को डिफरेंशिएट करने के लिए। किशन साहब, ये अभी बहुत मुश्किल है कभी ये सामने किया जा सकता है, लेकिन हम इसको दिमाग, मैंने बहुत हमारे जो वेबिनार होते हैं उसके अंदर बार बार इसको बोलते रहते हैं। अगर वो कभी मौका मिले सुनिए, नहीं तो अभी आगे आने वाले में हम कोशिश करेंगे इसको फिर दोबारा बोलते हैं। ये सिर्फ आपने जो लिखा ना स्ट्राइकिंग, ऐसे नहीं है, इसका सीरीज है। सीरीज पढ़ के सुना। मोस्ट स्ट्राइकिंग सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर एक अलग चीज होती, अनकॉमन, अनकॉमन जो कॉमन नहीं है, पिकुलियर, देन पिक्यूलियर, और ये सब को सब हनीमन कहता है ये कैरेक्टरिस्टिक। हम कोशिश करेंगे कभी दूसरे सेमिनार में या वेबिनार ऐसा होगा तो हम आप लोगों को ये किशन साहब का नोट करके रखोगे, याद दिलाओगे तो हम बोल देंगे। और कुछ? हाँ, नहीं, थैंक यू एवरीवन लिसनिंग मी। एंड अफीफा बाजी आप आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आया कीजिए आप भी। चलो रखते हैं। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। हाँ, एक क्वेश्चन हमको भी पूछना था पापा आपसे कि शायद आपको याद होगा कि हम आपके पास एक केस अपना लेकर आए थे जब मेरा पहला पेशेंट मैंने देखना शुरू किया था। तो उस टाइम जो हम आपके क्लिनिक में रह के सीखे थे, तो मुझे इग्नेशिया का बड़ा क्रेविंग होता था उस टाइम कि हर फीमेल केसेस देखती थी तो मोस्टली मुझे इग्नेशिया ही नजर आता था, स्टेफिसिगेरिया नजर आता था। तो एक लड़की मेरे पास आई तो उसका केस चल रहा था डिस्मेनोरिया का मेरे पास। तो उसका सडन बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ कि मेंटल सिम्टम उसका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, जो कि उसको ग्रीफ लगा था। मैंने ग्रीफ सुनते ही बस इग्नेशिया को क्वेरी करना शुरू कर दिया। तो इग्नेशिया का दुख लगा, सिगरेट का उसमें, तो बड़ा अच्छे से गई कि नहीं पापा शायद हमसे खुश हो जाएंगे कि इग्नेशिया का प्रिस्क्रिप्शन ये लेकर आइए मेरे पास। तो हम आपको सिम्टम सब सुनाए और आपसे कहा कि पापा हमको तो इग्नेशिया लग रहा है, मैं आप मुझे क्या देना चाहती हो तुम बताओ। तो मैंने बोला पापा इग्नेशिया है, इग्नेशिया देना चाहते हैं। तो आप बोले नहीं, इग्नेशिया नहीं देना। पापा आप हमको कहे कि पल्साटीला दो इसको। तो फिर हम बोले कि पापा पल्साटीला कैसे है, तो इग्नेशिया है। तो आप बोले उसका ड्रेसिंग सेंस उसका देख लो, इग्नेशिया का पेशेंट इस तरीके से मेरे पास चल के कभी नहीं आएगा, वो सर से लेके पैर तक दुखी रहेगा। उसके कपड़े में इस तरह का से कलरफुल ड्रेस वो पहन के मेरे सामने नहीं आएगी, ये इग्नेशिया नहीं है। और पता नहीं आप अंदर में अपनी मिजाज में क्या क्या सिम्टम सोचे, बता आप मुझे सिर्फ यही एक बताए थे, यही 2 सिम्टम बस बोले तो और कुछ नहीं बताए। फिर आपने पल्साटीला प्रिस्क्राइब कर दिया था उसको। तो मैं ये जैसे लोग पूछ रहे हैं वहां पे डिफरेंशिएट ये चीजें होती है छोटी। आप ऐसा करो, एलेंस की नोट खोलो, बोलो एलेंस की नोट का जो पहला पैराग्राफ है पल्साटीला का, जी जी वो अच्छे से पढ़ ले। और इग्नेशिया, इग्नेशिया जी जी हम समझते हैं कि एलेंस ने जितनी खूबसूरती के साथ दोनों का डिफरेंशिएशन किया है, किसी और किताब में मुझको मिला ही नहीं। अच्छा, तो आप वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमने आरकम को बोला भी था कि तुम इसको अच्छा से डिफरेंशिएट कर देना। करेंगे आगे क्लास, आगे क्लास में ये करेंगे। तो ये
बहुत जगह इग्नेशिया पल्साटिला इग्नेशिया लगता है, इनफैक्ट नहीं। बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे हैं तो बिल्कुल बहुत सिमिलरिटी रहती है, लेकिन फैक्ट बिल्कुल नहीं। सिमिलरिटी होगा तो इंडिविजुअलाइजेशन कैसे होगा? तो इसी तरह इसका भी जो केस है इग्नेशिया के साथ, हाँ उस तरह और भी है। आपको पता होना चाहिए कि इग्नेशिया कभी कभी पल्साटिला की जगह बहुत ग्रीफ इग्नेशिया पल्साटिला में भी बहुत ग्रीफ है। आप लोग केंट का रेपर्टरी उठा कर देख, सॉरी सिंथेटिक रेपर्टरी उठा कर देख लो, सिंथेसिस के अंदर वो एसेंशियल जो है उसके अंदर मिलेगा ग्रीफ में, वो भी एकदम एकदम बोल्ड में खड़ा है पल्साटिला। तो अपीयरेंस, चाल ढाल, ये सब चीज कंसीडर करना पड़ता है प्रिस्क्राइबिंग के। कुछ तो हम बोल के बता देते हैं, कुछ मेरी नजरें ही सिर्फ देखती। वही मैं कह रही थी कि आप सब कुछ खुल के नहीं बताए थे हमको उस वक्त, वो जो आप अपने ये बदनाम मत करो। नहीं, आप हमको ये सिम्टम पापा, आप मैंने आपके साथ रह के एक चीज देखा है कि हम जब हम लोग केस करते हैं, आप जो क्वेरी रहता है वो करते हैं और बहुत डीप लेवल में जाके आप माइंड में ही सोच के प्रिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। वो चीज होता है, वो हम लोग ताकि कि हम लोग के अंदर। ये बेटा थोड़ा सा बाल पकने दो, खुद आ जाए। जितना आप केस देखोगे उतनी ही आपके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। नहीं, वही मेरा भी एक कहना है पापा कि ऑब्जर्वेशन जैसे आप बताते हैं, सिर्फ ओरली पूछना, थ्योरेटिकली करना, आई ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट का ड्रेसिंग सेंस, पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज, ये इस बेसिस पे भी प्रिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी वो दिखाया ना कि पेशेंट से पूछा आपके हस्बैंड कैसा बनता है, हस्बैंड उधर मुंह देखा ऐसे घुमा दिया। तो इन चीजों पे इतना ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने ये मुंह का मूवमेंट के ऊपर बहुत जगह इग्नेशिया दिया है, कहीं सर्सिकेरिया दिया है। अभी तो रिसेंटली पापा हम कुछ मंथ पहले आए थे, एक केस आपका हो रहा था, आप ही की पेशेंट थी, हस्बैंड वाइफ आए थे, तो वाइफ का सारा केस मैंने ले लिया, फिर मैं लेकर आई आपके पास, जहां आप पूछे कि कोई ऐसा मतलब मेंटल सिस्टम पे आप आए, पेशेंट से पूछने पे तो पेशेंट का लिप्स मतलब वो कहना चाह रही फिर भी आपको बोल नहीं पा रही है उसके हस्बैंड की वजह से। आप समझ के पहले इशारा किए कि हस्बैंड को अफीफा थोड़े देर के लिए बाहर भेजो और तुम इससे जो हम क्वेरी कर रहे हैं इससे करो, तो फिर वो किया, तब वो इतना बोलना शुरू की पापा, तो आप हम लोग को वो चीज दिखाया कि देखो ये तो सब बहुत ये सब चीजें को आपको नजर रखना पड़ेगा और अपने केस में भी यूज करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। और आस्ते आस्ते कंफर्म करते करते आपको क्या होगा कि आप खुद इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। जी हाँ, सर का वेबिनार जो होता है, सर का जो क्लासेस होता है, उसमें एक क्लास जो होता है वो क्लिनिकल क्लासेस होता है, जिसमें फुली प्रैक्टिकल क्लास रहता है। जो सर का क्लिनिक में जितने पेशेंट आते हैं वो सारा लाइव केस दिखाया जाता है। तो अगर आप सर का वेबिनार जो ज्वाइन करिएगा तो उसमें आपको सारा एक क्लास जो ऐसा रहेगा जिसमें 8, 10, 15 केसेस जो रहती है जो क्लिनिक में होता है वो हम लोग लाइव पूरा दिखाते हैं। अरकम ने बहुत अच्छा काम किया है और हमको भी बहुत पसंद है। तो उसके अंदर मैंने अभी बहुत अच्छे अच्छे केसेस लिखलाए हैं उसमें और उम्मीद है कि आगे चल के भी बहुत सारे। वो प्रॉब्लम क्या है, तो पहले से हम सजा के केस रखते नहीं, रेडी है, ये चल रहा, आज जो आएगा वो दिखला देगा। तो बहुत अच्छे केसेस भी लोगों को देखने को मिल जाता है और किसी दिन वो केस नहीं रहता है तो वो बात नहीं भी हो पाती। हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए, होम्योपैथी इज नॉट ओनली अ थ्योरेटिकल, इज अ मोर प्रैक्टिकल वन। नंबर 2, होम्योपैथी इज ऑलवेज फ्रॉम प्रैक्टिस टू द थ्योरी। हनीमन पहले सिंकोना प्रूविंग किया था, तब ऑर्गेनल लिखा था, ऑर्गेनल लिख कर सिंकोना प्रूविंग नहीं किया। तो ये हनीमन का एटीट्यूड हम लोग अपनी लाइफ में अगर रखेंगे तो हम लोगों को कभी फेलियर नहीं। और बेटा आपका तो बहुत ज्यादा साथ रहा हमारी क्लिनिक में। जी पापा, आपको तो हमने पहले भी कहा था कि दिमाग पे जोर जोर
थोड़ा थोड़ा केसेस लिखो आप लोग, 4-6 लाइन 10 लाइन बस। है केसेस है पापा मेरे पास। बस हम कभी नहीं चाहते हैं जैसे दूसरे टीचर जो केस दिखाते हैं 1 घंटा तक बोल ही रहा है, क्या जरूरत। हम किस केस में क्या अचीव किया और किससे केस का अचीवमेंट हुआ, बस उतने ही बोल। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल टीचिंग। आप लोग अभी केसेस को सुनने की कोशिश करें, देखने का कोशिश करें और अपने लाइफ में उसको मैचवर्ड करके यूज करने का कोशिश करें। आप आस्ते आस्ते आपके रिफ्लेक्स में बैठ जाएगा और आप वही देखना शुरू करोगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के अंदर हम लोग अपने रिफ्लेक्स में बातें बैठाते नहीं। एक बार रिफ्लेक्स पे बैठ जाएगा तो बस समझ लो कि वो तुम सोचो या ना सोचो वो केस में आ ही जाएगा। हमको ये तुम्हारे केसेस अगर अच्छे सीरीज कर लो और वेबिनार के जरिए हो और क्या करते हो तुम लोग इंस्टाग्राम को सिर्फ 4-5 केसेस बोलो और कुछ मत बोलो। क्या इंसिस्ट किया उसको बड़ा अच्छा से दिखा दो, बस खत्म हो गई। अब जिसको शौक होगा वो करे। ये कोई विषय साहब है, उनका एक क्वेश्चन है अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। देखो बात विषय साहब, मैं आपको ये बहुत खुल के बताना चाहता हूँ। कैंसर इज एडवांस पैथोलॉजी, 1. Number 2, mostly incurable cases of the cancer due to the incurability of the patient. आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे वेबिनार सेमिनार होते रहते हैं जो कैंसर के नाम पर अट्रैक्ट करते हैं हमको। क्या रिजल्ट दिखाते हैं? बहुत अच्छा रिजल्ट एडवांस केस हो जाने के बाद बहुत नहीं होता है, सिम्टम ही नहीं मिलेगा प्रिस्क्राइब करने, तो आप अल्लम गल्लम प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। कभी तो कोई पोटेंटाइज मेडिसिन है जो उसको दिया गया है केमोथेरेपी को, उसी को हम लोग देना शुरू कर दिए। व्हाट इज द रीजन? कितने केमोथेरेपी मेडिसिन है जो होम्योपैथिक एंगल से प्रूफ किया गया है? Proved medicine is the only resources, instrument for the treating sick patient. हम लोग तो आप लोगों को धोखा देते, धोखे का खेल मत खेलो। आप लोग कैंसर के केसेस के लिए हम लोग इतने एडवांस स्टेज में हम लोगों के पास क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं है इसका मतलब इनक्यूरेबल है। जब तक पेशेंट को क्यूरेबल केसेस होगा आपको इंडिकेशन मिलता रहे। जहां देखो कि पूरा मेहनत से केस टेकिंग किया लेकिन कैरेक्टरिस्टिक मिले ही नहीं, तो समझ लो कि पेशेंट पैलिएटिव है। हम लोग आज तक पेशेंट को रेयरली केसेस होते हैं जो ठीक हो जाते हैं होम्योपैथी से। हमने अपने अब जिंदगी में, हम दूसरों की बात नहीं करते। तो विशु साहब ये बात याद रखिए कि अप टू वास्ट एक्सटेंट होम्योपैथी कैन क्योर। बस इतना याद रखिए आप कि जब तक इंडिकेशन क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन मिलता है आप उम्मीद रखो। पहला उम्मीद अच्छा पैलिएशन, दूसरा उम्मीद क्योर। और कभी भी पेशेंट को बहला सकते हो लेकिन उसके फैमिली मेंबर को बहलाने की जरूरत नहीं, उसको क्लियर कट पेशेंट के हटा के समझा कि नहीं भाई इस केस में ऐसा होने का चांस है। हम लोग ये कोशिश करें कि जितना ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ईमानदारी के साथ। आप अच्छे तरह जानते हो लोग
पेशेंट जो होता है, पेशेंट जो होता है वही रिसोर्स ऑफ मनी नहीं होता है। मालिक बोल के कोई चीज है, हम लोग यही सोच लेते हैं पेशेंट ही मेरा रिसोर्स है। बहुत गलत सोच, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको कोशिश होनी चाहिए, ये बहुत ईमानदारी से अपना ट्रीटमेंट करें, बस क्या रिजल्ट होगा देखिए। ये जो आप क्लार्क साहब का जो केसेस के रेफरेंस दे रहे हैं आप, वो किताब मैंने भी पढ़ी है। जो जमाने में हमारे कैंसर का कंसेप्ट है, डायग्नोसिस का कंसेप्ट है, इंडिकेशन का कंसेप्ट है, मालूम नहीं क्लार्क के जमाने में वो था या नहीं। अगर क्लार्क के हाथ से ठीक हो सकता है तो हम लोगों को भी हाथ से ठीक हो। प्रॉब्लम क्या है कि उस जमाने में कैंसर का कंसेप्ट क्या था, आज जमाने में कैंसर का कंसेप्ट क्या है। इन चीजों को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। हमने बहुत सारे कैंसर के केसेस में, हम कभी अपने आप को, कैंसर हमारे पास भी बहुत आते रहे, बट आई नेवर क्लेम इज आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट, आई एम ए होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट। हम लोग कैंसर स्पेशलिस्ट बोल के कोई चीज हनीमन होम्योपैथिक फिलॉसफी में नहीं, वी स्पेशलिस्ट फॉर द क्रॉनिक डिजीजेस, और कैंसर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस। बहुत सारी जो ऑर्गेनन को नहीं समझने की वजह से जो ये आ गया है, कंफ्यूजन आता है, उसको कभी कभी हम लोग बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं और अपने ऑडियंस को कंफ्यूज करते हैं। ऐसा नहीं हो तो अच्छा। चलिए। और जो लोग मतलब कि ये जो सेशन जो हो रहा है, जैसे इग्निशिया के इस पे हो रहा है, इग्निशिया ड्रग के को एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, तो आप लोग का जो क्वेश्चन रहा करे, जो क्लास हो रहा उससे रिलेटेड, और अदर आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है, आप मुझे वो क्वेरी भेजिए, वो क्वेश्चन मुझे भेजिए। सर का इंस्टाग्राम लाइव होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वो हर महीना में 1 बार 2 बार 3 बार हम लोग का चलता रहता है। तो उसमें आपको जो क्वेश्चन करना है, क्वेरी की, ये तो एक लिमिटेड लोग के लिए है, और जो पढ़ाया जा रहा है, जो हो रहा है, आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछना है वो पूछिए। जो आपका अलग से क्वेरी रहा करे, आप मुझे भेज दो। सर का जब इंस्टाग्राम लाइव होगा, मैं उसमें सर को क्वेश्चन कर दूंगा, आपका नाम और रेफरेंस के साथ वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन इन्होंने किया है डॉक्टर मयूर साहब ने, वन ऑफ रोजम में कैंसर मलिग्नेंट ग्रोथ को 16 में, ये मेरा मशवरा है कि ये बात क्रॉनिक डिजीज में हनीमन ने कहा है कि उसको भी, मलिग्नेंसी को भी 16 की कैटेगरी में लाया गया है। लेकिन क्वेश्चन होता है कि अगर सोरिक ओरिजिन है तो कॉम्प्लिकेटेड ओरिजिन है। सिफिलिस साइकोसिस भी बहुत डोमिनेटली उस पर दखल है, और पेशेंट का इनक्योरेबल होना नहीं बताता है कि वो पेशेंट क्योर हो सकता। ये मेरा तजुर्बा है। बहुत सारे आप केसेस में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे फिजिशियन हैं जो कैंसर का भयानक भयानक रूप दिखाते हैं, लेकिन उसको केस को ठीक करके उसका चेहरा फिर दोबारा नहीं दिखाते। तो अगर अपने प्रोफेशन को आप मिसगाइड कीजिएगा, इसका मतलब है आप होम्योपैथी को मिसगाइड करते हैं, होम्योपैथी बदनाम हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। हम लोग दोबारा जो सेशन होगा आपको करेगा, उस पे बैठेंगे। हाँ, और